Good afternoon, dear students. You are most welcome in your own YouTube channel Learning with राजेश। आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अपनी एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 10th क्लास ज्योग्राफी में हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। लेसन 1 संसाधन और विकास और दूसरा अध्याय वन और वन्य जीव संसाधन। आई होप कि आपको दोनों लेसन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज का हमारा तीसरा अध्याय हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जल संसाधन। जल संसाधन अध्याय में जैसे कि हम जानेंगे कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। हमने अध्याय 1 में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में अच्छे से जाना था कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी पुनःपूर्ति संभव है, आसानी से संभव है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी पुनःपूर्ति आसानी से नहीं हो सकती है। तो हम जानेंगे कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, फिर भी इसकी कमी क्यों हो रही है, जल दुर्लभता क्यों हो रही है, जल दुर्लभता क्या होती है, जल दुर्लभता के कारण क्या है, उसके उपाय क्या किए जाने चाहिए और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में आज हम जानेंगे। आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इस धरती पर हमने कक्षा 6 एनसीईआरटी में पढ़ा था कि 3/4 भाग पर जल है, लगभग 70% धरती पर जल है, यानी इस पूरे संसार में। उसके बाद अलवणीय जल केवल 1% है, यानी इतना जल होने के बावजूद भी अलवणीय मतलब पीने योग्य पानी 1% है। अलवणीय जल के स्रोत यानी हमें पीने योग्य पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, सतही अपवाह मतलब जो इस धरती पर बह रहा है, ऊपर बह रहा है, चाहे नदी नालों झरनों आदि के रूप में बह रहा हो, उसे सतही अपवाह कहा जाता है। और भौम जल यानी भूमि के नीचे से ट्यूबवेल हैंडपंप वगैरह से हम निकालते हैं, उसको भौम जल कहा जाता है। अर्थात ये 2 मुख्य स्रोत हैं अलवणीय जल के। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। आई होप कि आपको पहले ही पता है कि नवीकरणीय का क्या अर्थ है। अब नवीकरणीय का मतलब यहाँ पर जल की पुनःपूर्ति जल चक्र द्वारा सुनिश्चित हो जाती है। जल चक्र, वाटर साइकिल आपने साइंस में भी जाना होगा कि जल वाष्पीकृत होकर बादलों में से वर्षा के रूप में, वर्षण का मतलब यहाँ क्यों लिखा गया है कि वर्षण का मतलब है कि वर्षण में चाहे वो ओलों के रूप में हो चाहे बूंदों के रूप में हो, तो किसी भी रूप में धरती पर जल का आना वर्षण कहलाता है। तो वर्षण के रूप में वो धरातल पर फिर वाष्पीकृत होकर बादलों में, फिर धरती पर, इस प्रकार जल चक्र चलता रहता है। अर्थात जल की पूर्ति होती रहती है जल चक्र द्वारा, लेकिन 1% ही रहेगा, चाहे जल चक्र कितनी बार हो, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। जल की मात्रा ना घट सकती है और ना बढ़ सकती है। उसके बाद जल संबंधी आंकड़े, कुछ आंकड़े एनसीईआरटी ने दिए हैं कि लगभग 96% जल महासागरों में है, यानी कि क्या है, वो खारा है, यानी कि लवणीय है। 2.5% जल अलवणीय है, यानी 2.5% अलवणीय जल है। लेकिन 1.5% जल अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ग्लेशियर्स के रूप में है, जहाँ पर पहुँचना संभव नहीं है, जहाँ से हम पीने योग्य जल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारत विश्व की वर्षा का 4% प्राप्त करता है। 2025 तक भारत में गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी जल की, अभी भी है लेकिन 2025 तक और भी गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। अब अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट लेसन से कि जल दुर्लभता का क्या अर्थ है। जल की कमी होना अर्थात आवश्यकता अनुसार जल की प्राप्ति ना होना जल दुर्लभता कहलाती है। जैसे कि अब हो रही है, हमें आवश्यकता अनुसार जल प्राप्ति नहीं होता, चाहे घरों में हो, उद्योगों में हो, खेती में हो। तब जल दुर्लभता के कारण क्या हैं? कारणों में असमान वितरण, अर्थात किसी जगह तो पानी की बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर है, कई जगह है ही नहीं, अर्थात कमी अपने आप ही होगी। ज़्यादा वाले ज़्यादा प्रयोग करेंगे, कमी वालों के पास है ही नहीं। जल प्रदूषण हो रहा है, जल का अतिशोषण, यानी आपने देखा कि जहाँ पर है तो वो शोषण। हमने देखा कि गांव में जहाँ पर पानी अच्छे से आता है वहाँ पशुओं को नहलाते हैं, ऐसे वेस्ट चलता रहता है, यानी ज़्यादा शोषण करते हैं, ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जल का व्यर्थ बहा देते हैं, व्यर्थ वैसे ही चलता रहता है पानी, कोई कीमत नहीं है।
उसके बाद बढ़ती जनसंख्या। आपने जाना कि बढ़ती जनसंख्या भी एक मुख्य कारण है जल दुर्लभता का, क्योंकि पानी वही 1% और जनसंख्या कहाँ कितनी बढ़ गई है। उसके बाद बढ़ते उद्योग धंधे। बढ़ते उद्योग धंधों में जल की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए जल की ज़रूरत बढ़ रही है तो जल की कमी होगी, क्योंकि पानी तो उतना ही है। आई होप कि आपको जल दुर्लभता के कारण समझ आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे कि जल दुर्लभता को रोकने के लिए, यानी जल दुर्लभता कम करने के लिए, वैसे तो हम इन्हीं पॉइंट से जल दुर्लभता कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए समझ गए होंगे कि जल का समझदारी से प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा नहीं बहाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण करनी चाहिए, अगर जितना जल है उसको अच्छे से प्रयोग में लाना चाहिए, उद्योग धंधों के लिए जल का अच्छे से मैनेजमेंट से प्रयोग करना चाहिए। तो आई होप कि आपको उपाय भी पता होगा। जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, जितना है उसको सूझबूझ से प्रयोग करना चाहिए। अब उसी के लिए सरकार ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई हैं। अब सबसे पहले तो आपके माइंड में प्रश्न होगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं जो जल के उचित प्रबंधन के लिए की जाती है। उचित प्रबंधन का मतलब है अच्छे से मैनेजमेंट, कि कितना जल इकट्ठा करना है, कितने से बिजली बनानी है, कितना सिंचाई के लिए छोड़ना है, यानी अच्छे से मैनेजमेंट करके जो जल प्रबंधन किया जाता है। आई होप कि समझ आया होगा। उसके बाद बांधों को बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहा जाता है, यानी आपने पढ़ा कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बांध भी कहते हैं, क्योंकि इनके बनाने के बहुत से उद्देश्य होते हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय कहा जाता है, मल्टीपर्पज़ कहा जाता है। अब क्या उद्देश्य हैं ये अब हम जानेंगे कि बांधों को बनाने के क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू व औद्योगिक उपयोग के लिए पानी को इकट्ठा करना, बाढ़ नियंत्रण करना, मनोरंजन, यानी कई लोग देखने भी जाते हैं बांधों पर, डैम देखने के लिए जाते हैं मनोरंजन के लिए, स्टडी टूर जाता है स्टूडेंट्स का। उसके बाद मछली पालन, इसमें मछली पालन फिशरी भी की जाती है। उसके बाद उदाहरण के तौर पर भाखड़ा नांगल परियोजना का मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन और सिंचाई करना है, जबकि महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए, मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। उसके बाद आज का अंतिम पॉइंट कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हमने जाना कि मंदिर से हम क्या लेने, भगवान का आशीर्वाद, ताकि हमारी भलाई हो, हमारा विकास हो, इसलिए हम जाते हैं। तो वैसे ही बांध भी भगवान की तरह हमें अच्छा वरदान देते हैं। क्या करते हैं? वो कृषि में सहायक हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। कृषि अगर मजबूत होगी तो ग्राम की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और औद्योगिकरण, यानी औद्योगिकरण बढ़ रहा है, किस वजह से? बांधों की वजह से, यानी इनसे बहुत से हेल्प, विद्युत उत्पादन हो रहा है, उन उद्योगों को पानी मिल रहा है। इस प्रकार ये उद्योग क्या है? आधुनिक भारत के मंदिर हैं। उसके बाद आज का गृह कार्य, जल नवीकरणीय संसाधन कैसे है। आपने जाना कि जल चक्र के बारे में, जल दुर्लभता का क्या अर्थ है और जल की कमी के कारण क्या है, कारण भी आपको पता है। बांधों के क्या लाभ हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या लाभ हैं, और जल दुर्लभता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आई होप कि आपको आज के पॉइंट समझ आए होंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हुए हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।